तो हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन एकदम बेसिक। तो चलिए आज फुल मौज और मस्ती के साथ स्टार्ट करते हैं नरेशन की क्लास नंबर 4। आज हम देखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, शट द डोर, क्लोज द डोर। ये सब जो सेंटेंसेस होते हैं, दीज आर इंपेरेटिव सेंटेंसेस। क्या समझे? मतलब जब भी आप किसी को ऑर्डर देते हैं, एडवाइस देते हैं, कोई कमांड देते हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं, सो ये सब जो सेंटेंसेस होते हैं इनको बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इंपेरेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं। ये देखिए आपके सामने सेंटेंस दिखाई जो दे रहा आपको स्क्रीन के ऊपर, ही सेड टू मी गो अवे। उसने मेरे से कहा बाहर जाओ। तो नॉर्मल देख के आपको क्या लग रहा सेंटेंस में? एक ऑर्डर दिया गया है, ठीक है। तो यहां पे आप सेड टू को किस में चेंज करोगे? ऑर्डर में। कैसे बन जाएगा सेंटेंस? चलो स्टार्ट करते हैं बनाना। ही ordered me to go away। ठीक है, ये बन गया इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। लेकिन यार एक दिक्कत आ रही है। क्या? हम स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हैं नरेशन में, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो कोमा इन्वर्टेड कोमा जो है इसको आप चेंज करते हैं एक कंजंक्शन में। नरेशन में जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते हैं तो कोमा इन्वर्टेड कोमा को आप कंजंक्शन में चेंज करते हैं। जैसे आपने लगाया था दैट, इंटरोगेटिव में आपने लगाया था इफ या वेदर, या फिर WH फैमिली आपने यूज की थी वेयर व्हेन। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन यहाँ पे आना चाहिए कि यहाँ पे आपने क्यों नहीं लगाया कंजंक्शन। तो बिल्कुल यार इस चीज का मैं आपको आंसर देने जा रहा हूँ और इसके पीछे एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। जस्ट 2 मिनट लगेंगी, आप वो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, लाइफ टाइम के लिए आपको याद रहेगा। नॉर्मली टीचर्स वो बताते नहीं, डायरेक्ट आपको बोल देते हैं कि ये टू के साथ फॉर्मेट यूज होगा और टू गो करके आप लिख दीजिए। ये 5 से 10 सेंटेंसेज आप करेंगे, आपको आदत पड़ जाती है। लेकिन इसका पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो दोस्तों, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब एंड डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। देखने में काफी मुश्किल नाम लग रहे होंगे, लेकिन जस्ट 2 मिनट के बाद आपको चीजें समझ आ जाएंगी। देखो यार, ट्रांजिटिव वर्ब नाम से क्या समझ में आ रहा है? ट्रांसफर हो रहा है कुछ ना कुछ। तो जब भी कोई काम ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है तो उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। देखो यार, मेरे को एक चीज बताओ तुम, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ये सेंटेंस सही है, देखने में कोई दिक्कत नहीं है लग रही है इसमें। लेकिन जब नीचे वाला सेंटेंस है ही इज स्लीपिंग होम, ऐसा क्यों नहीं लिख सकता मैं? आप क्या लिखते हो? ही इज स्लीपिंग एट होम। देखो दोनों चीजों में डिफरेंस समझो। ही इज प्लेइंग क्रिकेट आपने लिखा, प्लेइंग एक वर्ब आ गई, वर्ब के बाद आपने क्रिकेट डायरेक्ट लिख दिया। लेकिन ही इज स्लीपिंग होम ऐसा क्यों नहीं लिखा आपने? ही इज स्लीपिंग एट होम क्यों लिखा? समझ रहे हो? दूसरा देखो, शी लव्स एनिमल, वह एनिमल से प्यार करती है। लव्स के बाद एनिमल्स आपने डायरेक्ट लिख दिया। लेकिन दे आर लाफिंग एट मी, वो मेरे ऊपर हंस रहे हैं। दे आर लाफिंग मी क्यों नहीं लिख रहे हो आप? डिफरेंस है एक। क्या डिफरेंस है? कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स का वो क्या होती हैं। देखो, प्लेइंग जो वर्ब है ना, वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। जब भी आप प्ले वर्ब का यूज करेंगे तो उसको वो अपना ऑब्जेक्ट ट्रांसफर कर देगी आगे, जो भी कुछ होगा उसके आगे तुरंत वो ट्रांसफर कर देगी जो भी चीज आएगी। लेकिन जो स्लीपिंग है वो ट्रांसफर नहीं कर पाती है, इसीलिए आपको बीच में प्रेपोजिशन लगानी पड़ती है। इसलिए आप लगाते हो एट, या जो भी उस अकॉर्डिंग मतलब सेंटेंस में लग रही होगी, आप कुछ ना कुछ प्रेपोजिशन जरूर लगाएंगे और आगे वाला जो भी नाउन होगा वो उस प्रेपोजिशन का फिर ऑब्जेक्ट बन जाता है। ऐसे ही देखो, ही इज स्लीपिंग, अब कोई बच्चा बोलेगा ही इज स्लीपिंग एट होम, ये सही है। ही इज स्लीपिंग डीपली, इसमें तो बीच में मैंने कुछ नहीं लगाया। हाँ मेरे भाई, आपने बीच में इसमें कुछ भी नहीं लगाया तो आपने नाउन भी तो नहीं लिखा। ही इज स्लीपिंग के बाद जो डीपली है, डीपली एक नाउन नहीं है, डीपली एक वर्ब की विशेषता बता रहा है, एडवर्ब है। वो घोड़े की नींद सो रहा है या वो नॉर्मल सो रहा है, ये सब आप बता रहे हो, तो आपने लिख दिया ही इज स्लीपिंग डीपली। लेकिन आप स्लीपिंग के बाद जब भी कोई नाउन लगाओगे ना, होम, ऑफिस, तो आपको बीच में प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। मैं आपको जस्ट शॉर्टकट में और बहुत ही थोड़े टाइम में समझाने की कोशिश कर रहा हूं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ताकि जस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, बाकी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसमें। देखो, शी लव्स एनिमल्स, सो लव्स क्या है? एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बीच में आपको प्रेपोजिशन नहीं लगानी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही देखो, अब आपको बहुत ही मस्त चीज बता रहा हूं। आपने नरेशन में पढ़ा है ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ठीक है। हम चेंज किस में करते थे? ही टोल्ड मी करते थे आप। सेड के बाद आप टू लगा रहे हो, टोल्ड के बाद नहीं लगा रहे हो। ये क्या मतलब है भाई? यही मतलब है। सेड के बाद टू इसलिए लगाते हैं क्योंकि सेड वर्ब जो होती है वो कभी भी डायरेक्ट आपका ह्यूमन बीइंग को ऑब्जेक्ट नहीं रख सकती है।
ठीक है। तो लेकिन टोल्ड रख सकती है, टेल जो वर्ब होती है वो रख सकती है, इसीलिए सेड के बाद टू आता है और टोल्ड के बाद टू नहीं आता है। नरेशन की सेकंड वीडियो में जब ये डिस्कस कर रहे थे तब मैंने बताया था कि आगे नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको ये कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है भाई ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का। यहां तक बात आपको आई होप सही से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो एक बार वीडियो को बैक करके देख लेना यार। अब देखते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, चलो समझते हैं। डाई ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है वो वर्ब्स तो दो ऑब्जेक्ट को रख लें, वो वर्ब्स जो कि दो ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रख लें। कैसे? ही गेव मी ए पेन, गेव क्या है? वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट हो गया, ए पेन भी ऑब्जेक्ट हो गया। और जब भी किसी वर्ब से व्हाट या whom का आपको रिप्लाई मिले तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ही गेव मी व्हाट ए पेन, ही गेव मी व्हाट ए पेंसिल, तो ए पेन ए पेंसिल दीज आर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। और जो मी है, जो ह्यूमन बीइंग है, दे आर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। आईओ लिख रहे हैं यहाँ पे हम शॉर्टकट में। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही ऑर्डर्ड मी टू रन, उसने मुझे ऑर्डर दिया भागने के लिए, टू रन। तो यहाँ पे आप कैसे बना रहे हो? ऑर्डर जो है ये एक डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, इसीलिए ऑर्डर के बाद एक डायरेक्ट आप मी लगा सकते हो, लेकिन अगर एक और अगर आपको लगानी है, कोई भी ऑब्जेक्ट रखना है, तो उसके लिए प्रेपोजिशन यूज करते हो टू रन। तो इस तरह से ऑर्डर, आस्क्ड, रिक्वेस्ट, एडवाइज्ड, ये सब जो वर्ब होती हैं ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। ये एक साथ अपने साथ दो ऑब्जेक्ट्स को रख सकती हैं, इसीलिए इनके लिए अलग से कंजंक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान से सुनिए, इसीलिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आपको ही ऑर्डर्ड मी टू गो देयर, इसलिए आप ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, आपको अलग से कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इनके अंदर एक खासियत है बहुत बड़ी, क्या? कि ये दो ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रख सकते हैं। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। बाकी सेंटेंस भी एक बार आपके लिए पढ़ देता हूं। माई फ्रेंड आस्क्ड मी टू सिंग, ठीक है, मेरे फ्रेंड ने मेरे से कहा गाने के लिए। ही रिक्वेस्टेड मी टू गो, ठीक है, तो यहाँ पे टू गो क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मी क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही एडवाइज्ड मी टू गो, उसने मुझे एडवाइस दिया जाने के लिए। और या फिर आप बोल सकते हो ही एडवाइज्ड मी नॉट टू गो, कोरोना का टाइम चल रहा है भाई, उसने मुझे एडवाइस किया कि बाहर मत जाओ, ठीक है। सो ये सब जो होते हैं वर्ब्स, ये दो ऑब्जेक्ट्स रख सकती हैं, इसलिए इनको डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। सो यहाँ पे आपको ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट मैंने आपको थोड़ा शॉर्टकट में बता दिया है। आई होप आपको मैक्सिमम चीजें समझ में आ गई होंगी। और अब हम चलते हैं वापस अपने इंपेरेटिव सेंटेंसेस के ऊपर। ओके, तो अब देखिए इस सेंटेंस को वापस। ही सेड टू मी गो अवे, उसने मेरे से कहा बाहर जाओ। तो ये आप कैसे बनाओगे? ही ऑर्डर्ड मी, अब ऑर्डर आ गया, ऑर्डर दो ऑब्जेक्ट रख सकता है एक साथ, अभी अभी आपने समझा है डाई ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। सो ऑर्डर्ड मी टू गो अवे, गो के आगे टू लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? ये एक इन्फिनिटिव बन जाएगा। इन्फिनिटिव क्या होता है? अब जिस बच्चे ने वॉइस की वीडियो साथ साथ, ओके हाँ यार, मेरी एक सभी से रिक्वेस्ट है, अगर किसी बच्चे ने डायरेक्ट ये वीडियो खोल लिए तो भाई मेरी आपसे विनती है, तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज यार सीक्वेंस से वीडियोस देख लें, नहीं तो आपको फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। मुझे आपके फायदे से मतलब है यार, मुझे कोई मतलब नहीं आप एक क्लास देख रहे हैं, दो देख रहे हैं, मैं चाह रहा हूं अगर आप देख रहे हैं तो पूरा कोर्स देखो यार, कंप्लीट इंग्लिश कोर्स आपको फ्री में मिल रहा है। तो जब आप सीरियल वाइज चीजें देखोगे ना तो आपको मजा ज्यादा आएगा और इंटरेस्टिंग वे में, और गारंटी के साथ आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्जाम में, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट से चीजें समझ जाओगे। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यार प्लेलिस्ट है कंप्लीट इंग्लिश कोर्स की, आप उसके थ्रू डायरेक्ट सीरियल वाइज वीडियोस देखें। तो इन्फिनिटिव का कॉन्सेप्ट मैंने आपको वॉइस में एक जगह पे बताया था कि कभी भी वर्ब के साथ अगर टू लगा देते हो ना आप, तो वो इन्फिनिटिव का काम करता है। जैसे टू हेल्प, टू गो, तो ये सब इन्फिनिटिव बन जाते हैं। और इन्फिनिटिव क्या होते हैं? ये अर्ध वर्ब होते हैं, आधा वर्ब का भी काम करते हैं और ऑब्जेक्ट का भी काम करते हैं। तो इसीलिए ये जो सेंटेंसेज होते हैं इनमें आप इनको टू के साथ लगा देते हो, टू गो अवे, टू हेल्प, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प द पुअर। सो इस तरह से आप इनको इन्फिनिटिव में चेंज कर देते हो। नाम देख के डरे नहीं, इन्फिनिटिव से डरना मत, ठीक है। वो सुना है ना कहानी आपने, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका नाम तो गांव में क्या होता है, कालू, धोलू, ये सब नाम होते हैं। स्कूल में जाओगे तो क्या नाम मिलेगा? कलविंद्र प्रताप सिंह, ये सब। तो ये नाम देख के डरे नहीं, ठीक है, वो कालू ये है, समझ गए। तो वही बात है, चीज बस सिंपल ही है, ये नाम थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा आपको। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, जीरेंड, ये सब नाम टफ है, बाकी कुछ है नहीं। ही ऑर्डर्ड मी टू गो अवे। अब यार नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट आप खुद से बना के देखना। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं जो आपको मोस्टली बुक्स में रूल में मिल जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस इनटू कमांड, ऑर्डर, बैग, रिक्वेस्ट, एडवाइज, फॉरबिड, सजेस्ट, प्रोपोज, प्रोमिस, एक्सेट्रा। अब आपको क्या सपना आएगा कि मैं कौन सा यूज करूं, इसमें रिक्वेस्ट करूं, एडवाइज लिखूं, फॉरबिड लिखूं, सजेस्ट लिखूं। जब आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा और आपके ऑप्शंस में है ना वो क्लियर कट आपको देखने को मिल जाएगा कि हाँ ये चीज
क्या यूज होना चाहिए इसमें। बाकी मैं आपको लास्ट क्लास में ऑलरेडी प्रैक्टिस करवाऊंगा। जो भी एसएससी सीजीएल में लास्ट मेंस के एग्जाम में जो 20 नरेशंस पूछे गए थे वो सारे मैं आपके हाथ से सोल्व करवा के दिखाऊंगा, बिल्कुल इजी वे में आप कर देंगे। तो देखो अब इसका बनाओ, ही सेड कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ। अब यार देखने से मुझे पता चल रहा है कि ये बात कौन बोलता है, कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ। नॉर्मली जज बोलता है कि फर्स्ट विटनेस को बुलाओ, तो जज नॉर्मली ऑर्डर देता है। सो कैसे आप चेंज करोगे, ही ऑर्डर्ड टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। नाउ किस में चेंज हो जाएगा, देन में। ये नाउ देन में चेंज क्यों हो गया, नाउ देन में इसलिए चेंज हो गया भाई क्योंकि नरेशन में आप क्या करते हैं, दो बंदों के बीच जो बात हुई है उसको जाके किसी तीसरे बंदे को बताते हो, नरेट करते हो आप। सो ये जज ने उस टाइम बोला कि नाउ बुलाओ। अब ये बात मैंने सुनी, मैं किसी बंदे को जाके बता रहा हूं, तो मैं क्या कहूंगा कि भाई जो जज था ना उसने कहा कॉल द फर्स्ट विटनेस। अब मैं नाउ नहीं बोल सकता हूं क्योंकि अभी थोड़ी बुला रहा है, ये तो 2 दिन पहले बुलाया था जज ने, 2 दिन पहले की बात बता रहा हूं मैं। तो द जज ऑर्डर्ड टू कॉल द फर्स्ट विटनेस देन, उस टाइम, कि जब ये बात मैं सुन रहा था उस टाइम। तो इसीलिए नाउ चेंज हो जाता है देन में, टुडे चेंज हो जाता है दैट डे में, यस्टरडे चेंज हो जाता है द प्रीवियस डे में। क्यों हो जाता है, कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं। तो चलो अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं यार। आई सेड टू माई फ्रेंड डोंट गो आउट। मैंने कहा मेरे दोस्त से, क्या कहानी रही होगी, मैंने, मेरा दोस्त था वो बोल रहा था चलो यार मॉल में शॉपिंग वॉपिंग के लिए चलते हैं। मैंने कहा नहीं भाई नहीं, ये टाइम ऐसा नहीं है, बाहर मत जाओ, कोरोना ज्यादा फैल रहा है, बीमार हो जाओगे। अब ये बात मैं, मेरा तीसरा दोस्त है कोई, उसको जाके बताना है, तो मैं कैसे बताऊंगा कि मैंने उस अपने दोस्त को कहा बाहर मत जाओ। आई रिक्वेस्ट अगर मैंने की होगी तो रिक्वेस्ट हो जाएगा, अगर मैं ऑर्डर तो दिया नहीं है, ऑर्डर तो दिख रहा है आपको, नॉर्मली दोस्तों में कौन ऑर्डर मानता है, ठीक है। सो आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड नॉट टू गो आउट, बन गया। इसको आप दूसरी तरह भी बना सकते हो। दूसरी तरह कैसे, जब आप किसी को कोई काम करने के लिए मना करते हो तो उसके लिए आप फॉरबेड यूज करते हो, FORBADE, फॉरबेड, किसी काम के लिए मना करना। आई फॉरबेड माई फ्रेंड, मैंने मेरे दोस्त को मना किया। कैसे बनाएंगे, चलो साथ साथ बनाते हैं। आई फॉरबेड माई फ्रेंड टू गो आउट। ये है मस्त चीज यहां पे, जो कि एग्जामिनर आपसे चेक करता है आपको पता है या नहीं। क्या मोस्टली बच्चे क्या कर देते हैं, ऐसे बना देते हैं, आई फॉरबेड माई फ्रेंड नॉट टू गो आउट। नहीं मेरे भाई, फॉरबेड का मतलब खुद मना करना है। तो मना करना अगर खुद इसका मतलब है तो उसके बाद नेगेटिव आप दोबारा क्यों लगा रहे हो। अगर मैं कहूं कि मैं दिल्ली गया और फिर वापस लौटा, सो आई रिटर्न, लेकिन काफी लोग गलती क्या करते हैं, आई रिटर्न बैक। मोस्टली जगह देखना आप, काफी लोग इस चीज में गलती करते हैं, आई रिटर्न बैक लिख देते हैं। वो प्रॉपर सेंटेंस एरर होता है, वो एरर है ही है वो चीज में, क्योंकि वो एरर इसलिए है क्योंकि रिटर्न बैक कोई होता ही नहीं, कोई सेंस ही नहीं बनती रिटर्न बैक की। कम बैक लिख सकते हो आप वापिस लौटे, रिटर्न का मतलब खुद वापिस लौटना है यार, तो आप रिटर्न के बाद बैक कैसे लगा सकते हैं। तो सेम वे में जब फॉरवर्ड का मतलब खुद मना करना है तो उसके बाद नोट दोबारा लगाने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई, लगाओगे तो गलत हो जाएगा। और ये एग्जाम में इस टाइप से पक्का पूछा जाता है, फॉरवर्ड वाले सेंटेंसेज में स्पेशली फॉरवर्ड लगा देगा और आगे नोट नेगेटिव भी लगा देगा, तो वो आपको क्लिक नहीं करना है, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वही क्लिक करना। आई फॉरवर्ड माई फ्रेंड टू गो आउट, मैंने मेरे दोस्त को मना किया बाहर जाने के लिए। आ गया समझ में। तो चलो फिर अब नेक्स्ट करते हैं। तो आओ यार अब ये सेंटेंस करके देखते हैं। आई सेड टू दीपा लेट अस बाय ए न्यू हाउस। मैंने दीपा से कहा चलो एक नया घर खरीदते हैं। तो इस सेंटेंस में आपको देखने से पता लग रहा है ये क्या है, ये एक सजेशन है, ऑर्डर तो है नहीं, कोई रिक्वेस्ट भी नहीं दिख रही, तो ये एक सजेशन है। तो आप कैसे बनाएंगे इसको, आई सजेस्टेड टू दीपा, आई सजेस्टेड टू दीपा। अब इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं यार कि सजेस्ट के बाद टू नहीं लगाते हैं, क्योंकि सजेस्टेड यार, एक सजेस्ट के बाद हमेशा टू आएगा ही आएगा, इट इज नॉट लाइक ऑर्डर रिक्वेस्ट, ठीक है। सजेस्ट एक का एक अलग से ये कॉन्सेप्ट है, ये इस चीज का फॉर्मेट है, मतलब ये जो वर्ब होते हैं इनका एक स्ट्रक्चर होता है, और इस वर्ब का स्ट्रक्चर ये है कि ये अपने साथ कभी भी ह्यूमन बीइंग को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं रख सकती है, बीच में आपको प्रपोजिशन लगानी पड़ेगी टू। सो एक तो एग्जामिनर यहीं पे चेक कर लेता बच्चे को कि उसको ये चीज पता है या नहीं। सो आई सजेस्टेड टू दीपा होगा, आई सजेस्टेड दीपा नहीं आएगा, आई सजेस्टेड टू दीपा। उसके बाद यहाँ पे कंजंक्शन यूज होगा ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें ये डाई ट्रांजिटिव नहीं है, इसमें उस टाइप से आप सेंटेंस नहीं बना सकते, ही ऑर्डर्ड मी टू गो, ठीक है। तो इसलिए बीच में क्या यूज करेंगे आप, कंजंक्शन दैट। आई सजेस्टेड टू दीपा दैट, आगे कैसे बनाएंगे, वी, सजेशन है तो शुड आ जाएगा, दैट वी शुड
बाई ए न्यू हाउस। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। और हाँ यार, यहाँ पे एक चीज और देखने वाली है कि ये वी कैसे बन गया यहाँ पे। अस क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन जब चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट तो आई है, तो आई आना चाहिए था, लेकिन आई इसलिए नहीं आया क्योंकि जब आप इसको कॉन्सेप्चुअली समझ के देखोगे तो जो दीपा से उसने बात कही है वो मिलके काम करने की बात कही है। इसीलिए रूल्स का, इसीलिए मैं बोलता हूँ रूल्स का रट्टा मत मारो। आप कॉन्सेप्चुअली अगर समझेंगे तो आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। सो दीपा दैट वी शुड बाई ए न्यू हाउस। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। और अब लास्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस के। आई सजेस्टेड टू दीपा दैट वी शुड बाई ए न्यू हाउस। देखो यार, रवि सेड टू मैनेजर लेट मी गो होम। अब यहां पे रवि सजेशन नहीं दे रहा मैनेजर को। ये सेंटेंस मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं कि जरूरी नहीं है लेट आ गया है तो हमेशा सजेशन ही होगा। यहां पे रवि रिक्वेस्ट कर रहा है मैनेजर से कि प्लीज मुझे किसी तरह से घर जाने दो। ठीक है, रवि रिक्वेस्टेड मैनेजर, बनाएं इसको। चलो, रवि रिक्वेस्टेड मैनेजर टू लेट हिम गो होम। रवि ने मैनेजर से रिक्वेस्ट किया टू लेट हिम गो होम। सो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाते हैं इंपेरेटिव के। आई होप यार आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस बनाने अब अच्छे से आ गए होंगे। और इसके बाद थोड़ा बहुत अगर आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस करोगे तो ऑलमोस्ट यू विल बी एबल टू मेक ऑल द सेंटेंसेस इन ए करेक्ट मैनर। सो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो हमारे बचे हुए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग यार। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।